Good morning, all of you. We are doing the third unit of physics, laws of motion. Name of the unit is laws of motion. And the topic in this unit we are doing is also laws of motion. Laws of motion ही हम कर रहे हैं. This is the second lecture 2 of the third unit. Laws of motion we were doing. First law and second law of motion we have covered in the yesterday's lecture. Today, under this lecture, we will cover the following topics. First, हम करेंगे connected motion. What do you understand by the connected motion? इसका एक लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. Connected motion के बाद हम करेंगे impulse and impulsive forces. What is impulse and impulsive force? इसके ऊपर देखिए, अगर हम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस, जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम टाइप से अगर देखो तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ में भी हम काफ़ी इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्सेस को देखते हैं, तो उसको हमें समझना होगा. इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स. आफ्टर दैट we will cover some of its applications. Then we will do Newton's third law of motion. उसके बाद हम करेंगे फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम. After that, apparent weight of a man in a lift or elevator. ये टॉपिक्स है जो आज के इस लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि कवर हो जाए. देखिए बेटा, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी. आपका जो यूनिट है वो इजी है. थोड़ा सा जो भी आपको कराया जाता है उसको घर जाके आप एक बार देख लें. कोशिश करें कि जो अगली क्लास होगी उसमें जो टॉपिक्स कराए जाए वो भी अगर आप एक बार रीड कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा. उससे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा. फर्स्ट टॉपिक, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट. इट इज कनेक्टेड मोशन. कनेक्टेड मोशन क्या होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं? तो कनेक्टेड मोशन समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बॉडीज लेंगे जिसका मास होगा, एक का m1, सेकेंड बॉडी का मास होगा m2. सिंपली इफ आई से जो m1 बॉडी है दैट इज हैवियर देन द सेकेंड बॉडी. सपोज ये फर्स्ट बॉडी है जिसका मास है m1, सेकेंड बॉडी है जिसका मास है m2. क्लियरली जो m1 मास है वो ग्रेटर है किससे, m2 से. एंड हमने क्या किया है, इन दो बॉडीज को कुछ ऐसे, देखिए आई एम ड्राइंग द डायग्राम. यहाँ पे हमने इन दोनों मासेस को एक स्ट्रिंग से क्या किया है, स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे टाई किया है m1 और m2 को, और जो कि इस पुली के ऊपर क्या करेगी, पास करेगी. इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को देखिए ऐसे इस पुली से पास कराया हुआ है, ऐसे, जस्ट लाइक दिस. तो आप देखिए यहाँ पे m1 मास क्या है, हैवियर है. m1 मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड होगा. डाउनवर्ड तो दोनों ही होंगे, लेकिन इसका वेट अगर, मास अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वेट भी ज्यादा होगा. तो ये जो होगा उसकी पोजीशन कुछ और यहाँ पे होगी. ये है आपके पास m1 और m2 वाला जो है वो कुछ यहाँ पे होगा. और ये दोनों ही मासेस जो हमने एक स्ट्रिंग के दोनों एंड से टाई किए हुए हैं इस पुली के ऊपर क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं. और ये जो पुली है बेटा ये लाइट है और फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है. तो हैवियर मास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड में होगा देन दिस लाइटर मास बॉडी. ये लाइटर मास बॉडी अपवर्ड में होगी, ये डाउनवर्ड में होगा. क्लियर है? अब देखिए दोनों ही मासेस जो इस स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं वो इस पुली के ऊपर मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों ही मासेस में क्रिएट हो रही है. तो इस मास की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, और इस मास की वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे जो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा,
m2 और उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट, तो ये होगा m2g। यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो इस मास के वेट के इक्वल होगा, और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो मास कितना है m1 और उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी g। तो ये हो गया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं वो होगा m2g और m1g। ठीक है, अब देखिए देखिए आपने इस स्ट्रिंग के एंड पे एक मास को टाई किया हुआ है, और इस मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे टेंशन का फोर्स, क्योंकि ये आपने मास अटैच किया हुआ है और यहाँ पे भी मास अटैच किया हुआ है। तो इसकी वजह से जो स्ट्रिंग है वो पूरी स्ट्रेंड हो जाएगी, इसके अंदर कोई भी स्लैकनेस नहीं रहेगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो इसमें अगर ये फोर्स वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो टेंशन का फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर m2g फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे भी टेंशन का फोर्स है वो क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब अलग अलग एक बार देख लेते हैं कि ऑन द हैवियर बॉडी, हैवियर बॉडी कौन सी है, m2 मास वाली। हैवियर बॉडी के ऊपर जो वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं, तो हैवियर बॉडी ये है m2 मास वाली। तो इसमें m2g जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, सॉरी m1g, m1 हैवियर है ये वाला m1, ये हैवियर है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स है यहाँ पे कौन सा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा कितना, m1g वाला, जो इसके वेट की वजह से फोर्स है। याद रखें दिस फोर्स इज ड्यू टू इट्स वेट, और वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इंटू जी। तो मास कितना है इसका m1, उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी g। तो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा m1g, डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। ओके, तो क्या इस बॉडी के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, नहीं, एक फोर्स और भी है टेंशन का फोर्स, जो कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो T इज क्या है, टेंशन है इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हुआ है वो इन द स्ट्रिंग, और ये कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, और ये जो बॉडी है इसका मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है, और वो एक्सेलरेशन क्योंकि इसका मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन भी है, नेट एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, क्योंकि ये फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेट की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से भी जो फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स हो गए हैं, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये। तो जो नेट फोर्स होगा, ये जो m1 मास है इसका नेट मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कहना है इससे कि इस बॉडी के ऊपर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कहना है राइट, नेट फोर्स ऑन हैवियर बॉडी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो कितना होगा, वो होगा m1g डाउनवर्ड में है, इसके ऑपोजिट t अपवर्ड में है, इज इक्वल टू द जितना क्या बोल सकते हैं m1 इंटू ए। इस बॉडी के अंदर जैसे F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है ना, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि मास है m1 और इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है a। तो ये इन दोनों का डिफरेंस m1g माइनस टी का अगर दोनों का डिफरेंस ले ले वो होगा आपका इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो ये होगा। यहाँ में किसी को अगर प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ सकता है। देन इन द सेम वे हम किसके ऊपर, कौन सा, एक बार दोबारा बता दो। क्या बताना है बेटा, कहाँ से बताना है मैम ये जो आपने जो इक्वेशन बनाई है ना, ये वाली लास्ट में, देखिए इस हैवियर बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक तो फोर्स है, इस बॉडी का मास है m1, इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लग रही है g, तो मतलब इसका वेट हो गया कितना m1g। तो इसका वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा m1g। इसके वेट के ऑपोजिट जो फोर्स लगेगा इस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वो होगा टेंशन का फोर्स। टेंशन का मतलब होता है जो स्ट्रेच हो जाएगी जो स्ट्रिंग, आप इसके दोनों एंड्स पे आपने क्या लगा रखे हैं, मासेस लगा रखे हैं। तो सिर्फ इस बॉडी की अगर बात करें तो इस स्ट्रिंग को आपने टाई कर रखा है एक मास की वजह से। आप ये सोचिए
कि अगर आपके पास एक रोप है और रोप के एंड में अगर आप एक ब्रिक बांध देते हो तो वो जो रोप है वो बिल्कुल ये हो जाती है कि बिल्कुल स्ट्रेंड हो जाती है, उसके अंदर कोई भी स्लैकनेस नहीं होती है, बिल्कुल खिंच जाती है वो, तो उसी को बोलते हैं टेंशन। तो अगर इसके वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो टेंशन का फोर्स कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये बॉडी हैवियर है तो देखिए ये हैवियर है तो इसका जो डायरेक्शन होगा या इसका मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये जो मास है ये लाइट है, तो जब आप इसको इस पुल्ली पे दोनों एंड्स पे, इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे मासेस टाई करके यहाँ पे रखोगे तो ये मास जो है ये बॉडी का मूवमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये बॉडी हैवी है तो इसका मूवमेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेट की वजह से जो फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन एक फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, कौन सा, टेंशन का फोर्स। तो आई एम राइटिंग m1g माइनस टी, क्योंकि m1g के ऑपोजिट फोर्स कौन सा लग रहा है, t। अगर इन दोनों को, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सपोज ये है 5 न्यूटन का फोर्स, एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है टेंशन का, ये है सपोज 3 न्यूटन का फोर्स, लेकिन ये तो दोनों आप क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन एक्सेलरेशन इस बॉडी में कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भी है और मास भी है, तो मतलब एक जो इसका नेट मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से फोर्स कितना है, m1 इंटू ए। तो ये इक्वेशन बनी कि m1g फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू वेट, टेंशन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इन दोनों का हम सम ले लें तो देखिए सम लेंगे तो m1g प्लस टी करोगे, लेकिन टेंशन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, और ये इक्वल हो जाएगा इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स होगा m1 इंटू ए वो। आई होप ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो दूसरी बॉडी देखोगे उसके ऊपर जो हम अभी ऑपरेशन करने वाले हैं समझ जाओगे। अब देखिए ये है सेकंड बॉडी, ठीक है, इसको बोलेंगे लाइटर बॉडी। ये वैसे देखा जाए तो आप लोगों का तो रिवीजन हो रहा है, आप लोगों को इतने डाउट्स क्यों आ रहे हैं, अगर न्यू स्टूडेंट्स हो तो मैं समझ सकती हूँ। अब देखिए ये लाइटर बॉडी है, लाइटर बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं समझ गए होंगे कि लाइटर बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक तो इसके वेट की वजह से जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। लाइटर बॉडी का मास कितना है m2, उसका उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट है g, तो ये वेट की वजह से जो फोर्स होगा वो तो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। टेंशन का जो फोर्स है स्ट्रिंग के अंदर वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। और बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्यों, क्योंकि इसका वेट जो है वो कम है, मास इसका लाइट है, क्लियर है। तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगी वो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो एक्सेलरेशन होगी ए और मूवमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स होगा बॉडी का वो कितना होगा, वो होगा m2, ये देखिए ये होगा टेंशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस m2g, और ये इक्वल होगा किसके, जो नेट फोर्स होगा उसके m2 इंटू ए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। ये क्लियर है। ये हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इस केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेट है वो होगा m2 इंटू जी, लेकिन ये बॉडी कैसी है, लाइटर बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको माइनस किया है अपवर्ड टेंशन में से, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की वजह से फोर्स लग रहा था वो। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सिंपली क्या करना है, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल गेट, देखिए टेंशन से टेंशन तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में है। सिंपली हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करोगे तो ये है आपके पास m1g माइनस टी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो ये होगा t माइनस m2g, और ये इक्वल होगा किसके, m1a प्लस m2a। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली टी से टी आपके पास कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ से देखिए दोनों में से g कॉमन ले सकते हो, तो दिस इज m1 माइनस m2 इंटू जी। यहाँ से भी a कॉमन ले सकते हो, a कॉमन ले लिया, दिस इज m1 प्लस m2। क्लियर। यहाँ से अगर आपको ये देखना हो कि टोटल एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हो जाएगा सिंपली इस टर्म के डिनोमिनेटर में ये m1 प्लस m2 आ जाएगा, दैट मीन्स m1 माइनस m2g
डिवाइडेड बाय दिस टर्म m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुई है इस सिस्टम के अंदर, मतलब सिस्टम क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, बिकॉज इट इज कंटेनिंग टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो जो एक्सेलरेशन है बेटा देखिए इट इज g मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो यहाँ से क्लियरली एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, सॉरी इट इज लेस देन, एक्सेलरेशन जो है देखिए यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है वो g से क्या है, लेस है। मतलब इस बॉडी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो क्या है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट है उससे क्या है, लेस है। अब यहाँ से ये तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, कैसे, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करें, फर्स्ट को डिवाइड कर दें किससे, सेकेंड से। जो हमारे पास फर्स्ट का रिजल्ट आया था ये था m1g, ये हमारे पास था m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास t माइनस m2g इज इक्वल टू, आपके पास आया था m2a। अब हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, कैसे, इसको सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को अगर सेकेंड से डिवाइड कर दोगे तो देखिए यही आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस m2g, एंड ये आपके पास होगा m1a डिवाइडेड बाय m2a। ए से ए कैंसिल हो गया बेटा, ये डायग्राम रब कर दूं, ये देखिए ये डेरिवेशन नहीं आएगा आपके पास, बट यस आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है इसके बेस्ड। देखिए यहाँ से m1g माइनस टी इज डिवाइडेड बाय टी माइनस m2g, और ये आ गया m1 डिवाइडेड बाय m2। सिंपली क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से करना है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, m1g ऑलरेडी है और उसका m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, m1 m2g माइनस ये t है, t का m2 से करोगे तो ये आ जाएगा t m2। क्लियर है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए t है t इंटू m1, तो ये हो गया t इंटू m1 माइनस, ये देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस m1 m2g, ये हो गया माइनस m1 m2 और ये हो गया g। अब देखिए इसको शिफ्ट कर लीजिए, ये इक्वेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अगर इस टर्म को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हो तो क्या बन जाएगा, m1 m2g प्लस m1 m2g। कोई डाउट किसी को, ये है आपके पास t m1, और ये जो माइनस टी m2 है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये बन जाएगा टी m2। क्लियर है, तो ये देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया m1 m2g प्लस m1 m2g, ये बन गया आपके पास 2 m1 m2g, और ये क्या बन जाएगा, t कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, m1 प्लस m2। इसमें किसी को कोई डाउट, अब यहाँ से सिंपली आप t निकाल लीजिए, तो टेंशन क्रिएट हुआ है, तो t क्या आ जाएगा, 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो अभी भी तो बता सकता है, अभी भी समझ नहीं आया तो एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सब लोग न्यूमेरिकल लिखिए साथ साथ, टू मासेस क्वेश्चन है, ये सब लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे। अमन, निशांत, शक्ति आई है आज तो, दिशा, सुखदर्शन, तनु, एकता, नेहा, बेटा सब लोग न्यूमेरिकल लिखें। टू मासेस ऑफ 10 kg एंड 6 kg कनेक्टेड एट द टू एंड्स। जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था उसमें जो स्ट्रिंग थी उसके दो एंड्स पे हमने मासेस अटैच किए थे ना, तो इन द सेम वे टू मासेस कनेक्टेड एट द टू एंड्स of a string passes over a smooth frictionless pulley। वो जो पुली थी उसके ऊपर ये स्ट्रिंग पास कर रही थी।
अब आपको बताना है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको कैलकुलेट करना है जो सिस्टम है, सिस्टम क्यों कह रहे हैं पता है ना, बिकॉज दो मासेस मिलके क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, दो बॉडीज मिलके हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। तो ए आपको कैलकुलेट करना है और टेंशन कैलकुलेट करनी है, जल्दी करें। यस हरी अप। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं, अभी जो हमने किया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था आपके पास, और टेंशन का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलेज लगाइए। सिर्फ आपको सिंपली ये तो कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। यस करेंगे आप लोग या मैं सोल्व करूं? सुमित ने आंसर निकाल दिया है 2.45। निशांत यस राइट, टेंशन निकाल दी है, वेरी गुड, फास्ट हो। बाकी सब बस दो ही बच्चों ने आंसर किया। नीतीश ओके 73.5 गुड बेटा। यस 3 स्टूडेंट्स। अनु ओके अनु। संगीता ने भी आंसर निकाल दिया है। यस दिशा, शक्ति, संगीता, सुखदर्शन, नेहा, कार्तिक, श्वेता, मुस्कान बेटा, मंजीत। ओके देखिए कार्तिक श्वेता, आपको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे m1 आपको गिवन है कितना है 10 kg, m2 गिवन है कितना 6 kg। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल्स करने की। देखिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, आई नो आप लोग न्यू हो, सिलेबस धीरे कराना चाहिए, आप लोगों के साथ तो बिल्कुल स्मूथ कराना चाहिए था, लेकिन अभी सितंबर के एग्जाम्स है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा सिलेबस कर पाए, एटलीस्ट आप थोड़ा हार्डवर्क करके उसको कर पाओगे, है ना? तो थोड़ा सा आप एफर्ट्स ज्यादा डालिए, बाकी के कंपैरिजन में आपको ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है। देखिए दोनों मासेस गिवन है, आप एक बार समझ लीजिए, दोनों मासेस गिवन है m1 और m2, दोनों का मास गिवन है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2g एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बस यही तो चाहिए था। m1 माइनस m2 कितना होगा, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू देखिए, अगर आपको ना गिवन हो क्वेश्चन में तो आप 9.8 लेंगे, ठीक है, याद रखिए 9.8 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो गया 10, 10 प्लस 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। इसको सोल्व करेंगे, दैट वुड बी द आंसर। दूसरा क्या था आपके पास, टेंशन, टेंशन क्या था, टेंशन का फॉर्मूला था 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, तो 2m1 इंटू m2, तो ये हो गया 2m1 है 10, m2 है 6 और g है 9.8, और ये है m1 प्लस m2 दैट मीन्स 16। इसको सोल्व कर लीजिए, वो आपके पास आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्सेस। मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्सेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम इसको अच्छे से करेंगे, चाहे हमें एक लेक्चर एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स को हमें मतलब बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। आपके बुक में या एनसीईआरटी में नदी पे तो फिर भी इसके बारे में काफी कुछ गिवन है, एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक पैराग्राफ गिवन है, तो हम इसको थोड़ा सा पेशेंस से करेंगे इस टॉपिक को। तो इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं देखिए, देखिए बेटा व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेट द फोर्स, जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक पार्टिकल पे जिसका मास है m एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v इन अ गिवन डायरेक्शन एंड इट हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन v, समझिए whenever we calculate a force on a body of mass m moving with some velocity v and having a constant acceleration, देखिए I'm talking about the constant acceleration, in that case we use the formula f is equal to m into a, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इन दिस केस जो आपके पास फोर्स है, ये फॉर्मूला आप लगा के क्या निकाल सकते हो, उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट बेटा याद रखिए ये फोर्स है, ये कैसा है, यूनिफॉर्म फोर्स है। व्हाई इट इज यूनिफॉर्म फोर्स, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है इस केस में वो कैसी एक्सेलरेशन है,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। देखिए मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ ये किसी बुक में नहीं गिवन है, तो आप ये मत सोचना कि मैम ने क्या करा दिया है, आउट ऑफ कंटेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो इन दैट केस अगर हमारे पास आपके पास फोर्स है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फोर्स है, एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट एंड दिस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब अगर ये फोर्स कांस्टेंट ना होके वेरी कर रहा हो इसकी वैल्यू, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो अगर हमारे पास ऐसे केसेस हो जिसमें एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज एफ कांस्टेंट नहीं है, एफ इज नॉट यूनिफॉर्म, फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है तभी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। देन इन दैट केस वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। देन व्हाट शुड वी डू नाउ? क्या क्या कर रहे हैं हम ऐसा कि ये जो फोर्स है इस बॉडी पे जो लग रहा है जिसका कुछ मास है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्रिएट तो हो रही है लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस बॉडी के ऊपर अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, बात समझ गए? और ये जो नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं कि इसमें आपके पास क्या होगा कि जो ये फोर्स होगा वो सडनली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जीरो से सडनली इंक्रीज कर जाएगा, मतलब जीरो से मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम से अगेन जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस, which या whose value varies from minimum to maximum and then again minimum, समझ रहे हो? बिल्कुल जीरो से मैक्सिमम हो गई एंड देन मैक्सिमम से सडनली क्या हो गई? जीरो हो गई। तो इम्पल्सिव फोर्सेस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब फोर्स तो ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये जो जितने टाइम के लिए एक्ट करते हैं वो ड्यूरेशन क्या होता है? वेरी स्मॉल ड्यूरेशन होता है। एंड जो इतने स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर ही क्या कर रहे होते हैं? वेरी कर रहे होते हैं फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम एंड देन अगेन मैक्सिमम टू मिनिमम। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। एग्जांपल, हिटिंग। आप किसी को हिट करते हो, ठीक है, सपोज आपने किसी को पंच मारा, अब देखिए वो फोर्स कितनी देर के लिए था? जस्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, लेकिन जिसको पंच वो लगा है उसके लिए वो फोर्स कैसा होगा? काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, ठीक है। हिटिंग हो गया, किकिंग हो गया, ठीक है। जैसे एक बॉलर है वो बॉल को कैच करता है, तो कैच करते टाइम जो उसके हैंड्स पे जो बॉल कैच करने की वजह से जो फोर्स लगा है वो कैसा है? वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन दैट बॉलर हैज बियर दैट फोर्स, उसने उसको बियर किया है, क्यों? बिकॉज दैट फोर्स इज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस are those forces which exist for a very short duration but their effect is very large। उनका इफेक्ट जो होगा वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे लेकिन कितने टाइम के लिए एक्ट करेंगे? बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करेंगे। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। एंड देयर वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। कैसी होती है फिर? पहले तो शुरू में मिनिमम होगी, देन इंक्रीज करेगी मैक्सिमम तक, और फिर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं इसी के लिए अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूं, सपोज आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, रोड के ऊपर वॉक कर रही हूँ, सडनली एक टर्न आया, आई हैव टू टेक दिस टर्न। तो जैसे ही मैंने अपने फुट को आगे रखा टर्न लेने के लिए, सडनली एक बाइक केम एंड इट क्रॉस ओवर, मतलब मेरे पैर के ऊपर से क्रॉस कर गई। तो अब सोचिए, जब बाइक ने मेरे पैर के ऊपर क्रॉस किया तो उस टाइम पे ये जो फोर्स था वो कैसा होगा? इसका इफेक्ट बहुत लार्ज था, लेकिन मैंने इस फोर्स को बियर कर लिया, क्यों? क्योंकि ये जस्ट क्रॉसेस ओवर। अगर ये बाइक पैर के ऊपर, फुट के ऊपर अगर स्टेशनरी हो जाती तो इन दैट केस जो आप सोच सकते हो सिचुएशन शॉकिंग होती, अनबियरेबल होती। बट दिस बाइक है जस्ट क्रॉस ओवर द फुट, ठीक है। तो उस टाइम के लिए, उस मोमेंट के लिए जो फोर्स था वो कौन सा फोर्स था? इम्पल्सिव फोर्स था। तो इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए अगर हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें इनको, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना इसमें? समझ आ रहा है ना? ये आपके पास है टाइम, ये आपके पास है ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम क्या ले रहे हैं? फोर्स। लेकिन बेटा सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि इस इम्पल्सिव फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करें? क्यों?
क्योंकि अगर हमारे पास फोर्स अगर कांस्टेंट है तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये फोर्स तो वेरिंग नेचर का है, समझ रहे हो? ये कभी 0 से मैक्सिमम हो रहा है एंड देन अगेन मैक्सिमम से 0 हो रहा है। तो ऐसे वेरिंग नेचर वाले फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? इम्पल्सिव फोर्स कह रहे हैं। सो मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू कैलकुलेट दिस इम्पल्सिव फोर्सेस, ये हमें समझना है। तो पहले देखते हैं इनके लिए ग्राफिकली कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो इनका ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे आता है, ये कुछ ऐसे। यहाँ पे देखिए ये जो फोर्स है एट टाइम t1, अगर ये टाइम t1 ले ले, ये टाइम t2 ले ले, t1 टाइम के ऊपर ये फोर्स है वो कितना है? 0। यहाँ पे देखिए ये कुछ इंस्टेंट होगा टाइम का, यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू क्या है? ये। ऐसे ही देखिए हर जगह क्या हो रहा है? वेरी चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया है, फोर्स क्या हो गया है? मैक्सिमम वैल्यू है ये है एफ मैक्स। और ये क्या है? t1 टाइम पे f0, मतलब मिनिमम लिख सकते हो इसको, ठीक है? तो t1 के ऊपर ये क्या है? मिनिमम है। यहाँ पे ये भी टाइम की कुछ ना कुछ कोई इंस्टेंट तो होगा, मान लेते हैं t इंस्टेंट के ऊपर मैक्सिमम फोर्स है। ये फोर्स कैसा है? जब इसका इफेक्ट क्या है? मैक्सिमम। अगेन देखिए इस फोर्स ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, इस टाइम के ऊपर फोर्स क्या है? कम हो गया है, देन अगेन कम हो गया है। t2 टाइम के ऊपर अगेन ये फोर्स क्या हो गया? 0। तो वही तो मैंने बताया था कि पहले मिनिमम होगा, देन मैक्सिमम होगा एंड देन अगेन क्या हो जाएगा? मिनिमम। ऐसे फोर्सेस जिनकी वैल्यू यहाँ से देखिए t1 से लेके t2 तक कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो ऐसे फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करें, या फिर इनमें से मैं कौन सा फोर्स लेके कैलकुलेट करूं? किसको अपना इम्पल्सिव फोर्स बोलूं, या कैसे इम्पल्सिव फोर्स को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ? तो बात समझ आ रही है? सबसे मेन प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन कैसे करें। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि फोर्स जो है वो कैसा नेचर है उसका? वेरिंग नेचर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आंसर इज, हमें क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स की एक एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी फ्रॉम t1 टू t2। बात समझ रहे हो? वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। इस फोर्स की हमें क्या निकालनी है? एवरेज वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब बात ये आती है कि एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स। यहाँ तक समझ आ गया? तो एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ तक सारी कहानी समझ आ गई ना? नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स किसी तरीके से हम कैलकुलेट कर ले तो वही हमारा सॉल्यूशन है। अभी देखिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो कंप्लीट एरिया है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसको आप इस टी टाइम से डिवाइड कर दीजिए। जितना ये टाइम है कंप्लीट एरिया के भी, जितना ये टाइम है इस टाइम से आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। वही होगा आपका एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया को डिवाइड करेंगे किससे? टाइम से, ठीक है? वो होगी हमारी, लिख सकती हूँ इसको एफ एवरेज। अब मेन प्रॉब्लम है एरिया को कैसे कैलकुलेट करें। तो एरिया आपका इक्वल होगा किसके? फोर्स इनटू टाइम। क्लियर है? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से समझिए। हम यहाँ तक आ गए थे कि यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिंग नेचर है, जिसकी वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम देन अगेन मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है। अब हमें ऐसे फोर्स को कैलकुलेट कैसा करना है, क्योंकि वेरिंग फोर्स है। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स निकालेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया का मतलब है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है? और क्योंकि ये फोर्स है, ये कैसा है? वेरिंग फोर्स है, चेंज हो रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन लेंगे। जहां पे वेरिंग फोर्स होता है उस केस में हम इंटीग्रेशन लेते हैं, और यहाँ पे टाइम लेंगे dt, कि स्मॉल स्मॉल टाइम के लिए अलग अलग फोर्स हमें मिल रहा है। ये चीज क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया। अब वापस चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। एफ एवरेज या एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वो होगी एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। तो एरिया तो आपके पास ये है,
इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी टी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? और इस एरिया को आप किससे डिवाइड करोगे? टाइम से डिवाइड करोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बोल दें, क्योंकि फिर रिपीट कराना पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है सबको? देखिए, आप इस वीडियो को जब पॉज करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बस, तो अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बेटा, फोर्स को आप कुछ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बोलता है ना? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कैन आई राइट लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है, कैन आई राइट बाय dp बाय dt? फोर्स को लिख सकते हो dp बाय dt। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को ये रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपके पास होगा f की जगह हम लिख सकते हैं क्या? dp बाय dt इंटू dt और डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए कितना इजी हो गया, dt से dt कैंसिल आउट हो गया है ना? और हमारे पास क्या रह गया है रिजल्ट में? हमारे पास सिर्फ रह गया है ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dp बाय टाइम। और इसको इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखिए p की वैल्यू क्या होती है? m इंटू वी। तो यहाँ से अगर हम फाइनल मोमेंटम देखें तो वो क्या हो जाएगा? m v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो क्या होगा? m v1। ये चीज समझ आई मुस्कान कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पहले चेंज इन मोमेंटम को लिख सकती हूँ p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय टाइम, लिख सकती हूँ ना? और ये किसके इक्वल है? f एवरेज के इक्वल है। क्लियर? अब इस P2 को आप क्या लिख सकते हो? mv2 लिख सकते हो, और P1 को क्या लिख सकते हो? मास मल्टीप्लाइड बाय V1। ठीक है, तो वो हो जाएगा P1। तो देखो, ये जो f एवरेज है वो हमने निकाल लिया है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं mv2 माइनस mv1 डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर हुआ? और यही आपके पास अगर f एवरेज इनटू टाइम अगर कर दो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको मैं लिख सकती हूँ चेंज इन मोमेंटम, और इस चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या बोलेंगे बेटा? इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ? एफ एवरेज के यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ये आपके पास आ गया एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, जितना टाइम था, इस टाइम के लिए हमने टोटल एवरेज फोर्स निकाल लिया, मैंने आपको बताया था। और उसके लिए ये जो एवरेज फोर्स इनटू टाइम है ये किसके इक्वल है? एम वी टू माइनस एम वी वन के। और ये किस इस एम वी टू माइनस वी वन को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम। और इस चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कहेंगे? इम्पल्स। तो ये था आपके पास इम्पल्स, और वो इम्पल्सिव फोर्सेस जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही मिनिमम से मैक्सिमम एंड अगेन मैक्सिमम से मिनिमम हो जाते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। अब मेन है इसके ऊपर एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लिखे जिससे आपको क्लियर हो जाए। कोई डाउट तो नहीं निशांत? ये आपको रहता है कि मैम एक्स्ट्रा टॉपिक्स होने चाहिए, सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कीजिए, एनडीए में हेल्प करेगा आपको। न्यूमेरिकल इज while launching, सब लोग ये न्यूमेरिकल करें। while launching a rocket of mass 2 into 10 to the power 4 kg, a force of 5 into 10 to the power 5 न्यूटन। देखिए, फोर्स गिवन है, मास गिवन है। a force of this much is applied for 10 seconds. What is the velocity attained? What is the velocity attained by the rocket
at the end of 10 seconds. Yes, question correct. While launching a rocket of mass this much, a force of इतना Newton is applied for 10 seconds. What is the velocity attained by the rocket at the end of 10 seconds? मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, समझ गए? तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे आप इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो सीधा ही इम्पल्स इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ एफ एवरेज इनटू टाइम, ये लिख सकते हैं ना। और इस इम्पल्स को आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन मोमेंटम, मतलब p2 माइनस p1, और p2 को आप क्या लिख सकते हो? m इंटू वी। अगर v फाइनल वेलोसिटी मान लो, ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम है, तो इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या होगा? m मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये आपके पास हो जाएगा m इंटू u। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखिए, रीअरेंज कीजिए, फोर्स इंटू टी, इम्पल्स को हमने क्या लिख दिया? चेंज इन मोमेंटम दिस मच, तो ये आपके पास हो जाएगा m को तो कॉमन लिख सकते हो v माइनस यू, इससे आगे नहीं कराऊंगी, आप खुद करें। फोर्स आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है 10 सेकेंड्स, और क्या है? मास आपके पास गिवन है, ये रहा। अब आपको सिर्फ ये देखना है, एक आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, मतलब v ही आपको फाइंड आउट करना है, u आप बताइए कितना होगा? 2.5 in 10 to the power 4. Okay. Other answers? निशान 10 to the power 4 ठीक है? हाँ हाँ, अब ठीक ठीक आ गया 10 to the power 4, हाँ 10 to the power 2 ही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो, व्हाट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स। तो देखिए यहाँ पे रॉकेट को आप लॉन्च कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो फोर्स आपका कितना है? फोर्स आपको गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये आपके पास क्या होगा? टी आपको गिवन है 10 सेकेंड्स एंड दिस इज गिवन एज m, मास आपको गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, v आपको निकालना है, u कितना है? 0, तो सिंपली आप निकाल सकते हो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी, v के साथ न्यूमरेटर में जो भी है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4। क्लियर है? वही आपकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। अब ज्यादा न्यूमेरिकल्स, ये समन राइट, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप खुद करें या फिर हम लोग एट द एंड करेंगे, ठीक है? अब हम लोग करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत इजी था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यस दिशा राइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे तो सब जानते हो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है? फोर्स को। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है? देयर इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। कैसे? एम एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, कि आपने अगर ये फोर्स अप्लाई किया है तो एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हुआ? ए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ एस्टेब्लिशेस ए रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है बेटा? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है। तो फिर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताएगा? न्यूटन का थर्ड लॉ ये बताता है या इम्प्लाइज दैट what is the origin of this external force। न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या बताएगा? origin of external force on a body, कि जो किसी बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका ओरिजिन क्या है? यस आप बताएं, किसी बॉडी के ऊपर सपोज मैं आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, या किसी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगा रही है? एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आया? एक्चुअल में वो एक्सटर्नल फोर्स दूसरी बॉडी लगा रही है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक बॉडी पे ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली दैट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड बाय द अदर बॉडी। ठीक है, यही तो था, हमने कल भी देखा था, फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए। ये रिजल्ट निकाला था हमने कि एक फोर्स, ये एक बॉडी है ए, ये दूसरी बॉडी है बी, ये बी ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन या सिंपली एक्शन। अब ये जो बी बॉडी है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, समझ रहे हो? या फिर ये समझिए कि जो बॉडी बी है वो, इसका मास है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है,
और ये जो ए है वो भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स। तो एक होगा फोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा होगा फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो सिंगल फोर्स है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। ये जो फोर्स है वो दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन की वजह से है, जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी फर्स्ट पे फोर्स लगा रही है। फोर्स ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बॉडी बी। ये चीज हमने कल कर ली थी। अगर इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हम देख ले तो क्या होगा, देखिए इसको प्रूव करने के लिए कि F इज इक्वल टू एफ ऑन फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बी बाय ए। अगर हम इसको प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो बॉडीज है, सबसे पहले तो हम यही लेंगे कि दो बॉडीज है ए एंड बी, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, क्लियर, दोनों कोलाइड कर गई। कोलाइड करने से देखो ये दोनों अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो सपोज ये इसका मास है m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसका मास है m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, तो इस वेलोसिटी से दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है। कोलिजन के टाइम पे इनकी ये होगी स्टेट, और कोलिजन के बाद ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो कोलिजन के बाद सपोज इसका मास तो सेम रहेगा, बट सपोज इसकी वेलोसिटी है v1, इसका मास भी सेम रहेगा, इसकी वेलोसिटी होगी v2। तो क्या होगा कि इनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये था फर्स्ट वाली बॉडी का, आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम ये है, सेकंड वाली बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये है, आफ्टर मोमेंटम ये है। तो देखिए इनके मोमेंटम में चेंज नहीं आ गया है, फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आ गया है, m1 v1 माइनस m1 u1। सेकेंड बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आ गया है, ये आ गया है m1 v2 माइनस सॉरी m2 v2 माइनस m2 u2। और इस चेंज इन मोमेंटम को कैन आई राइट, फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आया है उसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा p1, और सेकेंड बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आया है वो है डेल्टा p2। किसी को कोई प्रॉब्लम, सपोज उनके बीच में कोलिजन होता है और डेल्टा p1 एंड डेल्टा p2 आर क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A एंड बॉडी B। ये किस किस को समझ आया, क्लियर है, थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ आई नो, थोड़ा सा प्लीज हार्डवर्क कर लें आप, क्योंकि मैं भी बेटा यही कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैक्सिमम सिलेबस में आप लोगों का करा पाऊँ कराऊँ। तो वी हैव गोट डेल्टा p1 एंड डेल्टा p2 क्या है, चेंज इन मोमेंटम है ऑफ बॉडी A एंड B। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, किसी का भी कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर हम चार्ज का कंजर्वेशन ले ले तो चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही होगा। तो मोमेंटम भी, एक बॉडी का नेट मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, उसकी बॉडी के अंदर जो चेंज होगा, देखिए टोटल चेंज हम बता रहे हैं कि अगर दो बॉडीज को मिलके एक सिस्टम बन जाए, ए और बी से हम क्या बोल सकते हैं, दो बॉडीज है एंड दीज टू बॉडीज फॉर्म ए सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर जो नेट चेंज होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है कि नेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ सिस्टम इज जीरो। तो क्या होगा, इन दोनों का, ये दोनों चेंज है और इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये क्या है, नेट चेंज ऑफ द सिस्टम, बिकॉज दिस इज द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। बॉडी ए और बी दोनों मिलकर क्या बना रही है, एक सिस्टम। तो ये सिस्टम का टोटल चेंज हो गया और ये किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा p1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा p2। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपली अगर आप थोड़ा सा एक और इसको बढ़ा लें, एक स्टेप और, तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ डेल्टा t से अगर मैं डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत किसी को, ऑन बोथ द साइड्स आई हैव डिवाइडेड बाय डेल्टा t, दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए डेल्टा p1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, नेक्स्ट स्टेप कोई बता सकता है क्या होगा, अगर हमारा डेल्टा t किसको अप्रोच करे, जीरो को, कि हमारे पास ये जो टाइम है कि जिस टाइम में ये मोमेंटम के अंदर ये चेंज आया है वो टाइम कितना था, डेल्टा टी। ऐसे ही ये, तो यहाँ पे हम ये कर दें बेटा कि लिमिट लगा दें, इसकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ पे भी डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो। उस केस में ये डेरिवेटिव फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, वो कैसे, डी बाई डी टी ऑफ p1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ p2। ये क्या बन गया,
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स। तो इसको आप लिख सकते हो फोर्स ऑन बॉडी बी, तो ये हो गया फोर्स ऑन बी इज, ये माइनस है, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बॉडी ए। क्लियर है, यही तो हमें प्रूव करना था कि जो बॉडी ए के ऊपर फोर्स लग रहा है वो इक्वल इन ऑपोजिट होगा किसके, जितना बॉडी बी के ऊपर फोर्स लग रहा है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके लिए अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए, ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये एक बुक रखी हुई है, ठीक है। बुक अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस टेबल। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बुक है वो टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है, टेबल इज ऑल्सो अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन। सेम जैसे आप वॉक कर रहे हो, वॉकिंग के टाइम पे योर फुट आर प्रेसिंग द ग्राउंड, जो फुट है या आपकी बॉडी का जो वेट है वो किस पे लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर। तो ये जो आपके बॉडी के वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा कितना, m/g, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड भी अपनी एक फोर्स लगाएगा जिसको बोलते हैं रिएक्शन का फोर्स। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने हैं। सबसे मेन टॉपिक, टाइम तो इतना जल्दी जा रहा है, मैं तो सिलेबस धीरे मतलब फास्ट कर ही नहीं सकती हूँ। बेटा भेज तो दी हैं, किसकी भेज दी है निशांत वीडियोस? अच्छा यूनिट, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके कोई नहीं, ठीक है। ये हॉर्स एंड कार्ट वाला था आपके पास, ये आप एक बार समझ लीजिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो इतने नहीं है, न्यूमेरिकल्स हॉर्स एंड कार्ट के ऊपर भी देखिए एक टॉपिक है आपके पास, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम के नाम से। ये हॉर्स है और उसके पीछे क्या है, एक कार्ट है। तो देखिए ये जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। सपोज हॉर्स को तो देखिए मैं बना नहीं पाऊंगी, ये आपके पास कार्ट है, ये कार्ट के व्हील्स लगे हुए हैं ऐसे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो निशान ज्यादा टफ तो नहीं है। और ये जो कार्ट है इट इज पुल्ड बाय ए हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्स है तो हॉर्स का भी अपना कुछ वेट होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो कार्ट है, ठीक है, इसका कुछ वेट होगा, ये अपने वेट की वजह से, सपोज ये ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड पे हॉर्स और कार्ट दोनों चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप मुझे बता दें। ओके बेटा इतना आज के लिए काफी है, कल के लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा घर से रिवाइज करके आइए ताकि मैं जो इजी टॉपिक है उनको थोड़ा यहाँ पे फास्टली हम कवर कर